साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग तमाम कुछ प्रश्नों को देखे थे। हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आप प्रत्येक वीडियो को देखिएगा तो आपको यह महसूस होगा कि जितने भी वीडियो आपको दिया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, वे सभी कंसेप्ट बेसिस हैं और वह कंसेप्ट आपके बीपीएससी और स्टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये दिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है। और आप पिछला जो मेरे ही चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बहुत सारा सॉल्व करा दिया गया है, वो आपके एसटीईटी का भी और बीपीएससी का भी। आप उन प्रश्नों को देख करके इससे आकलन कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दिया जा रहा है वह आपके उसी क्वेश्चन के आसपास है, उसी पैटर्न पे है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल को अब तक सपोर्ट नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे आपके उस सपोर्ट से मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए शानदार शानदार कंटेंट लाता रहूँगा। साथियों, वीडियो को लाइक भी किया करिए और कमेंट में मेरा विचार जरूर रखिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? देखिए, पंडित राम सहाय जो है ये तबले के बनारस बाज के जन्मदाता है। और ऐसा मान्यता है कि जो राम सहाय है वह दिल्ली घराना से, सिदार खान का जो घराना है तबले का, दिल्ली घराना, वहाँ से उनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, फिर उन्होंने आकर के ये अपने बनारस घराना का जन्म दिया, एक अलग पैटर्न दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? दोस्तों, षड्ज पंचम का गणितीय मान निकालते कैसे हैं? मुझे तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें गलत लग रहा है, हालांकि एक बार निकाल के देख लिया जाए तो 240 होता है षड्ज का मान। ठीक है, और पंचम का कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, ये आंदोलन संख्या हम लोग देख रहे हैं, ये गया। ठीक है, ये 12 से 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2/3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत है। गणितीय मान षड्ज और पंचम का ये होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौसमी राग के अंतर्गत आता है, यानी कि मौसमी राग यानी कि किसी मौसम विशेष का राग कौन सा है? तो ये जो मल्हार हम लोग देख रहे हैं ये वर्षा ऋतु का राग है, तो ये मौसमी राग हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष किसे से संबंधित है? तो पंडित पन्नालाल जो घोष हैं वो बांसुरी वादक थे। ठीक है, अलाउद्दीन खां के शिष्य थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो अमल ज्योति घोष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारंगी का वादन किससे किया जाता है? तो दोस्तों, सारंगी का जो वादन है ये तत्वाद है और ये गज से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। श्रुति छंदवती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो छंदवती श्रुति में जो है ये स स्थापित है, चूँकि सा स्थापित है। षड्ज कैसे स्थापित है छंदवती पे? तो आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं, प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से भरत, चूँकि भरत प्राचीन काल के विद्वान थे तो उनके हिसाब से हम लोग का लास्ट श्रुति पर स्थापित था। यानी कि 4 श्रुति है षड्ज का, तो ये चौथी श्रुति पे क्या आता है? तिवरा कुमति मंत्रा छंदवती, तो हम लोग का छंदवती आंसर हुआ। बीड़ा के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई होती है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की तालें मात्राओं की दृष्टि से समान है? झूमरा और आड़ा 4 ताल जो इसमें दिख रहा है ये 14-14 मात्रा का ताल है। हम लोग का जवाब ये सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, वायलिन में जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वह 180 आवृत्ति से लेकर के 75 आवृत्ति तक होती है। ठीक है, और वायलिन जो वाद्य है वो तंत्री वाद्यों में मतलब सबसे छोटा है, लेकिन उसका जो तार का जो वैल्यू है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, तारत्व तो बोलते हैं, उसका बहुत ही हाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो कंठे महाराज आपके बनारस घराने से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक ताल का चक्रधार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? तो इसका आंसर 3 ताल हो जाएगा। तबले में सर्वाधिक गत किस में है? तो तबले में जो सर्वाधिक है, फारुखाबाद तबले का एक घराना है, 6 घरानों में, इनमें सबसे ज़्यादा गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्रियांतर विश्रांतलीय नामक श्लोक किसका है? तो यह जो श्लोक है ये अमर घोष के द्वारा माना जाता है। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम है छोटा और बड़ापन। ठीक है, और तारता का दूसरा नाम होता है ऊंचा नीचापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराग पर कौन सा स्वर सुनाई देता है? बांसुरी के सबसे निचले 5वें सुराग पे ग सुनाई देता है। ठीक है, गंधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परन क्रिया किस विद्या से संबंधित है? देखिए, आपको ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर तबला हो जाएगा, लेकिन साथियों परन की क्रिया पखावज पे भी माना जाता है। अगर इसमें पखावज भी ऑप्शन में रहता तो हम लोग का आंसर 1 से अधिक होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का ये तबला आंसर हो जाएगा।
राग अड़ाना का गायन समय क्या है? राग अड़ाना का गायन समय आपका ये रात्रि का द्वितीय प्रहर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मध्य रात्रि के आसपास। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? उस स्वर को ग्रह स्वर कहते हैं, ठीक है। ये प्राचीन समय का ये गायन शैली है, उस समय का जो व्यवस्था है ये जाति गायन प्रारंभ होता था ग्रह स्वर से, ठीक है। सितार वादन का सही क्रम क्या है? दोस्तों आलाप जोड़ झाला गत, ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रामायणकालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? तो रामायणकालीन संगीत में 7 जातियों का उल्लेख है, ठीक है। खलीफा किस भाषा का शब्द है? ये तो संगीत से संबंधित मुझे नहीं लग रहा है, हालांकि ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। बुंदुखा सारंगी के किस घराने से संबंधित है? बुंदुखा दिल्ली घराने से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है? संगीत का ही वेद सामवेद माना जाता है, ठीक है। तानपुरे का घोड़च किस लकड़ी का बना होता है? सांबर सिंह, ठीक है। ये तानपुरे का घोड़च किस लकड़ी का बना होता है? तो सांबर का, ठीक है। धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो धमार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये होरी से भी संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है, हिंदुस्तानी संगीत का जो शुद्ध सप्तक है वह है क्या है? बिलावल है। और दक्षिणी संगीत का कनकांगी। छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? उसको गजरा कहते हैं, ठीक है। तबला में जो छिद्रों से निर्मित रचना होता है उसे गजरा कहते हैं। अवनदवाद को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें देखिए एक कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए तालवाद भी दिया हुआ है और पुष्करवाद भी दिया है। आप समझ सकते हैं कि अवनदवाद उसे कहते हैं जो चमड़े से निर्मित होता है, आपका तबला हो गया, पखावज हो गया, नाल हो गया, ठीक है। और यह जो चमड़े से निर्मित वाद है ये किस प्रयोग में आता है? ताल देने के लिए, तो उसको हम तालवाद भी कह सकते हैं। और भरत के समय में आपको अवनदवाद के लिए यानी कि मृदंग को भी पुष्करवाद कहा गया है, तो वो भी अवनदवाद है। तो हम लोग का ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर सही आंसर माना जाए तो इसका एक से अधिक आंसर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसको पुष्करवाद माना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं? 87 नंबर क्वेश्चन के बारे में कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूढ़धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गूढ़धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? तो गूढ़धर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं। गूढ़धर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं। आवाज़ अथवा ध्वनि विशेष को नाद कहते हैं। संगीत शास्त्रों में ओम ध्वनि को प्रवज नाद या ब्रह्मनाद की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आहत नाम एवं अनाहत नाद होता है। ये हम लोग थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लिए, लेकिन गूढ़धर्म नाद के 3 अवयव होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो पंजाबी भाषा का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये टप्पा के लिए होता है, ठीक है। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? रागों में 3 वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए, ठीक है। अगला है विकृष्ट शब्द। ये जो मंद्र सप्तक में जो गायन होता है मंद्र स्वरों में, उनको विकृष्ट कहा गया है। सादरा किसे कहते हैं? सादरा जो दोस्तों है वो चैती का ही एक रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि प्रति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? विष्णु दिगंबर स्वरलिपि प्रति में खाली के लिए प्लस का चिन्ह होता है, और वहाँ पे सम के लिए 1 का होता है, यानी गणितीय मान जो 1 होता है वो प्रयोग में आता है, ठीक है। भातखंडे में थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग प्रयोग में करते हैं सभी लोग जानते ही हैं। और तमाम चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को मैं कई बार बता चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी आपको लग रहे होंगे। तो आप इससे विश्वास कर सकते हैं कि आपको जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं या कंसेप्ट दे रहे हैं वह आपके सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं है। तो आप अपना साथ बनाए रखें और विश्वास के साथ सारे वीडियो को देखते रहें। आप एग्ज़ाम में जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि हमारा और आपका यह जो प्रयास रहा कितना सफल रहा। और बिल्कुल इसमें जो हम लोग का प्रयास है वह 100% सफल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? राग यमन अमीर खुसरो की रचना है, उन्होंने इसको ईमन बोला था, ठीक है। इसी का रूप यमन हो गया। धानी सा रेगा मगा रे गरे सा, यह जो स्वर समूह है यह तोड़ी का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वाद वृंद को किस नाम से जाना जाता है? वाद वृंद को वाद वादन के नाम से जाना जाता है। और वृंद का क्या था? वाद वृंद का सामूहिक वाद जब बजते थे, बहुत सारे वाद एक साथ जब बजते थे उनको वाद वृंद कहा जाता था। तो उसको हम लोग वाद वादन से समझ सकते हैं। ताल की लंबाई स्पष्ट मात्रा करने वाली इकाई क्या है? तो मात्रा है दोस्तों। मात्रा कैसे है? जैसे मान लीजिए आपका 3 ताल है,
ठीक है। तो 3 ताल 16 मात्रा का, और दादरा मान लीजिए आपका 6 मात्रा का है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ना कि सबसे लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मात्रा के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं कि जो 3 ताल है थोड़ा सा बड़ा ताल है, ठीक है, तो मात्रा हो जाएगा। सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया? अगर विकृत स्वरों का उल्लेख किया जाए तो सारंगदेव ने सर्वप्रथम किया है। चूंकि भरत ने विकृत स्वरों के स्थान पर साधारण शब्द का प्रयोग किया था, तो भरत हम लोग का आंसर हो नहीं सकते हैं, फिर सारंगदेव ही स्रोत में पाए गए हैं, ठीक है। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? मूर्छना का आरंभ जाति गायन के समय अंश स्वर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंश को ही वादी स्वर कहा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 99 नंबर, मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? दोस्तों ये जाति गायन के समय ये तो ग्रह स्वर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा ये 99 में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बोर्ड तो अंश स्वर माना है इसका, लेकिन जाति गायन में जो गायन का व्यवस्था था उसमें जो प्रारंभिक स्वर था वह ग्रह स्वर माना जाता था, ठीक है। तो आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? तो ग्रह स्वर से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे फिर से। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ग्रह ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कंफ्यूज हूँ कि या मेरा आंसर सटीक है या गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? और हाँ दोस्तों, अगर आप कमेंट किसी क्वेश्चन के बारे में करते हैं तो एकदम सटीक और आप 100% हो तभी कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। हम सबको मिल करके सटीक जानकारी लेना है, सबको साथ मिल करके सीखना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो हैं, एक मिनट थोड़ा सा हम हाईलाइटर ले लें। विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? इसका आंसर 20 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलराम पाठक तरफ के तार हेतु किस नंबर का प्रयोग करते थे? 00 का प्रयोग करते थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? प्राचीन काल में राग निर्माण के लिए मेल शब्द का प्रस्फुटन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? समानांतर को ही टेम्पर स्केल कहते हैं, टेम्पर, ठीक है। ये हारमोनियम से रिलेटेड है, हारमोनियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कानड़ा का प्रकार है तो क्या है? अड़ाना है। कौन सा ऑडो संपूर्ण जाति का राग है? तो ये जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ऑडो संपूर्ण का जो राग है खमाज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? साथियों आपको एक चीज़ बता दूं, जो क्रियात्मक पक्ष के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे राग ताल से संबंधित बहुत सारे, और थ्योरी का भी कुछ पार्ट, संगीत में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कन्फ्यूजन से अछूता नहीं है। बहुत सारे पुस्तकों में आप अगर 2-4 पुस्तक पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी टॉपिक का अलग अलग बिंदु आपको दिखाई दे देगा, तो थोड़ा सा संगीत कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है, ठीक है। तो इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, वो किसी भी टीचर से भी ये इसी कारण से कन्फ्यूजन होता है। बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर जैसे आप आंसर कुछ और सही लगा करके आए लेकिन बोर्ड ने कुछ और आंसर माना है, तो ये उसी कन्फ्यूजन का कारण होता है। क्योंकि एग्जामिनर जिस किताब को, जिस पुस्तक को फॉलो करके क्वेश्चन तैयार किए उसमें ये कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ठीक है, क्या सटीक है? अगर किसी तरह का डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम हर एक कमेंट का वो देखते हैं, उसको ज़रूर समझते हैं। चलिए, किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? किसी भी राग में सभी जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 5 स्वरों का होना कम से कम आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो सुशिर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित है? किराना घराने के कलाकार हैं, इनको भारत रत्न तक दिया जा चुका है। धी बोल किस ताल का प्रारंभ होता है? देखिए यहाँ पे ताल भी दिया हुआ व्याख्या में, हालांकि ये आंसर छप ताल का है। धीना धी दीना तीना धी दीना, ठीक है। 10 मात्रा का 1 2 3 4 आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? खैरागढ़ का सबसे फेमस विश्वविद्यालय संगीत एवं कला के लिए,
यह अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। मध्यम को कहा जाता है अर्धदर्शक स्वर, ठीक है। और क्यों कहा जाता है मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को देखा करिए, किसी भी वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का समय है, आप प्रत्येक वीडियो का अभ्यास बार बार करेंगे तो बहुत ही आप सफल होंगे और अच्छा रहेगा, कंसेप्ट बिल्डअप होगा। मैं ऑलरेडी यही प्रयास रहता है कि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो, छोटा छोटा वीडियो हो और आपके काम का हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आड़ी लय को क्या कहते हैं? आड़ी लय को क्या बोलते हैं? डेढ़ गुण बोलते हैं, ठीक है। डेढ़ गुण कैसे होता है दोस्तों? आड़ी लय का मान 3/2 होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी का देन है? तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसको अभी तानपुरा बोला जाता है, ठीक है, अभी के समय में इसको तानपुरा बोला जाता है, ठीक है। उसको मतलब प्राचीन समय में तंबूरा के नाम से जाना जाता था, तो वो 11वीं शताब्दी के पश्चात की है, ठीक है। तो इसका आंसर 11वीं शताब्दी के पश्चात की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? कल्याण और भूपाली के मिश्रण से राग शुद्ध कल्याण बनता है, ठीक है। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु का नाम क्या था? तो ये देवजी बुआ इनके गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इधर से देख लेते हैं। गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? तो गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं शंकर राव पंडित, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाट का सितार बन जाता है? देखिए चल ठाट में क्या होता है, 16 से 19 तक माना जाता है पर्दों की संख्या, ठीक है। लेकिन अचल ठाट में आपका 24 फिक्स रहता है, 24 आंसर हो जाएगा। मध्यम ग्राम का स्वरांतर क्या है? यानी कि स्वरांतर है 4-3-2 4-3-2 4-3-4-2, ये हम लोग का सही हो जाएगा। कैसे होगा इसको भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे, चूँकि ये जो आपका यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, सा रे ग म प में एक श्रुति आपका क्या हुआ था, प्रमाण श्रुति के लिए एक श्रुति घसक गया था, तो यहाँ पे 3 श्रुति प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है मध्यम ग्राम का स्वरूप। पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? पंडित सारंगदेव ने 264 रागों का नाम उल्लेख किया है। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर इसका 264 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अभी और सारे क्वेश्चन को मैं तमाम क्वेश्चन को अभी आपको अभ्यास कराता रहूँगा, आप निश्चिंत होकर के पढ़ते रहे। आपके एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो आपके बीपीएससी में भी आने के लायक है। आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले तक दे दिया जाएगा और आपके स्टेट के लिए जो है स्टेट के पहले दे दिया जाएगा। तो साथियों, कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट आता है कि वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरे तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है आपको स्पष्ट दिखाई देता ही है, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि आप अगर 360 क्वालिटी नहीं किए हैं वीडियो में, तो कम से कम 360 कर लीजिएगा, तो स्पष्ट साफ रूप से दिखाई देगा। कम से कम 360 पे वीडियो भी देखना चाहिए, वो आँखों के लिए भी सही होता है। अगर आपके पास नेट की समस्या है तो कम से कम 360 पे ज़रूर देखें। चलिए, विभिन्न नामक गमक, ये विभिन्न नहीं, ये त्रिभिन्न नामक होगा, ठीक है। त्रिभिन्न नामक गमक होगा, ठीक है। त्रिभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिभिन्न जो गमक होता है वो अखंडित रूप से होता है, यानी कि स्वरों का खंडन उसमें नहीं होता है, तो वह सपाट तान का रूप ले लेगा, ठीक है। सपाट नाम से जाना जाएगा, वह त्रिभिन्न नामक गमक सपाट नाम से जाना जाएगा, ठीक है। पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? ये देखिए, कंठे महाराज जो थे ना, उनके दत्तक पुत्र थे। चूँकि किशन महाराज के पिता का जब देहांत हो गया था, तब उनके जो चाचा थे कंठे महाराज, उन्होंने उनका सब कुछ किया था, मतलब पुत्र स्वीकार करके शिक्षा दीक्षा वगैरह किया था। चलिए, पंचम सवारी ताल में विभाग क्या है? पंचम सवारी सबसे पहले आपको मैं बता दूं 15 मात्रा की ताल है, ठीक है। तो उसमें विभाग क्या है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंसर में, तो 4 विभाग दे रहा है और 3-4-3-4 दे रहा है, तो 4-3-7 7-3-10, तो ये तो 14 मात्रा ही हो रहा है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथियों, पंचम सवारी ताल में जो विभाग होता है, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन में जो बोर्ड ने जो आंसर मारा है गलत माना है, ठीक है। ये 2 नहीं होगा, ये आपका होगा। नहीं, 1 मिनट, हाँ ये वाला, ये ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। पहली विभाग में 3 मात्रा, फिर उसके बाद में 4-4 मात्रा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेल प्रवेशक राग है क्या? मुल्तानी राग है। जयजयवंती भी परमेल प्रवेशक राग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी कन्नड़ा का थाट क्या है? ये असावरी थाट का है।
तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन इतना देख लिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग और भी शानदार शानदार प्रश्नों को देखेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें चैनल पे। आपको एग्ज़ाम के पहले तक मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देने के प्रयास में हूँ। आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर आपको महसूस होगा कि कितना अच्छा अच्छा वीडियो दिया जा रहा है। आप विश्वास के साथ पढ़ते रहें। और साथियों आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर से, अगर कोई भी बंधु हैं जिनका एकदम से पूरा छूट गया है, तो आप अगर शुरू से अगर वीडियो देख लेंगे पूरा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो 7-8 घंटे में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं छोटा छोटा ही वीडियो करता हूं, लेकिन आप पूरे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।